नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पार्थ एकेडमी में। दोस्तों, आप सभी के लिए मैं आज फिर लेकर हाजिर हूं कुछ यूनिक प्रश्न जो रेलवे ने सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे हैं। सभी ऐसे प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी से, जो पूछे जा चुके हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, हम सभी नोट्स प्रॉपर बना रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर हम लोग शेड पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिस सेट के दौरान हम लोगों ने अभी तक टोटल 14 सेट को कंप्लीट किया है और आज प्रैक्टिस सेट 15 में आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं कुछ यूनिक प्रश्न जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन में आप लोगों को करवाने वाला हूं। चलिए बिना देर किए, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू कर लेते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन को हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले कल के मॉक 14 का होमवर्क प्रश्न जो आप लोगों को दिया गया था, आप सभी ने, देखते हैं इसका जवाब मुझे क्या दिया है। कल का जो लास्ट क्वेश्चन मैंने दिया था प्रैक्टिस सेट 14 में, वो था 1 वॉट बराबर यहां पर क्या होगा। काफी यूनिक क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन आपको यहां पर दिया गया था। तो दोस्तों, सभी के द्वारा इसका लगभग सही आंसर मुझे दिया गया था। चलिए मैं इसका सही आंसर सही कॉन्सेप्ट के साथ में आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहली चीज आप लोगों को यहां पर पढ़ने को मिल रही है कि 1 वॉट बराबर होता क्या है। तो हम लोग 1 वॉट का वैल्यू सबसे पहले यहां पर समझ लेते हैं कि ये वॉट किसकी इकाई होती है। तो अगर हम लोग वॉट देखें तो वॉट शक्ति की इकाई होती है। शक्ति क्या होता है? पावर। और पावर का फॉर्मूला यहां पर हम लोग देखेंगे, ये हो जाता है वर्क अपॉन टाइम, यानी कार्य बटे में समय, वर्क अपॉन टाइम। अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो पावर का यहां पर यूनिट वॉट हो जाता है और कार्य का जूल हो जाता है और वही समय का हो जाता है सेकेंड। अगर आप लोगों को यहां पर पूछा जाता है कि 1 वॉट का वैल्यू यहां पर कितना होगा, तो दोस्तों बहुत ही आसान सा प्रश्न है जो आप लोगों को पूछा गया है कि 1 वॉट का वैल्यू यहां पर कितना होगा। तो 1 जूल पर 1 सेकेंड, 1 जूल प्रति 1 सेकेंड, यानी 1 जूल प्रति 1 सेकेंड। तो आप लोगों को यहां पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा इस प्रश्न का। 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल प्रति सेकेंड। यहां से आपसे 1 जूल का वैल्यू भी पूछा जा सकता था कि 1 जूल बराबर क्या होगा। तो 1 जूल बराबर 1 वॉट गुना 1 सेकंड के बराबर होता है। यहां भी एक प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। लास्ट टाइम ग्रुप टीम डी ने काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है इस प्रकार के यूनिक प्रश्न आप लोगों से पूछे गए थे। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया होगा और सभी ने इसका सही जवाब मुझे दिया था। चलिए मॉक या प्रैक्टिस सेट 15 के पहले प्रश्न को शुरुआत हम लोग कर लेते हैं। आज का यूनिक क्वेश्चन हम देखते हैं, आरआरबी जेई से पूछा गया ये प्रश्न है। चलिए यूनिक क्वेश्चन है, आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाए जल्दी से। सभी प्रश्नों को मेरे साथ लिखना है, कभी भी आप लोगों को लिखने में लापरवाही नहीं करना है। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पीरियोडोंटिक्स से संबंधित है। पीरियोडोंटिक्स कैसी एक ब्रांच है? पीरियोडोंटिक्स किसे कहते हैं? तो पीरियोडोंटिक्स से शायद आप पहली बार इस प्रश्न को पढ़ रहे होंगे, तो आपको यूनिक क्वेश्चन ही देखने को मिल रहा है। पर ये प्रश्न मैं आपको बता दूं, आरआरबी जेई द्वारा पूछा गया है 2019 इवनिंग शिफ्ट में। तो यहां पर पहला ऑप्शन देके रखा है दंत चिकित्सा, आमाशय के विकार, अस्थि संबंधों या अस्थि बंधों की पुनरावृत्ति या फिर रीढ़ की सर्जरी। दोस्तों, आपको यहां से आंसर चूज करना है कि ये जो शाखा देके रखी है ये किससे संबंधित शाखा होगी। पीरियोडोंटिक्स यहां पर देके रखा है। तो मैं आपको बता देता हूं ये काफी यूनिक नेम है और ये यूनिक नेम किससे संबंधित है। देखिए, आप लोग डोंटिक्स से देखकर पहचान सकते हो कि यहाँ ये दांतों से संबंधित एक शाखा होगी, दांतों से संबंधित एक शाखा होगी। तो बिल्कुल सही आप पहचान रहे हो कि यहां पर अगर हम लोग बात करें दंत चिकित्सा, तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दंत चिकित्सा। चलिए मैं इसको बता देता हूं। तो अगर हम लोग पीरियोडोंटिक्स की बात करें तो यह एक शाखा है, दांतों से संबंधित एक जुड़ी हुई एक ब्रांच है, जिसके अंदर हम लोग किसका अध्ययन करते हैं। तो दांतों से जुड़े हुए मसूड़े होते हैं, दांतों से जुड़े हुए जो मसूड़े होते हैं, मसूड़ों से संबंधित यह ब्रांच होती है। मसूड़ों में अगर सूजन से आना या फिर किसी और प्रकार का जो विकार होता है, सूजन आना या फिर और भी कई सारे जो मसूड़ों में बीमारियां या प्रॉब्लम्स होती है, उनसे संबंधित जो शाखा होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पीरियोडोंटिक्स, जिसमें हम लोग बात करेंगे मसूड़ों का अध्ययन करने की या मसूड़ों से होने वाले रोगों की। तो दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आया है। पीरियोडोंटिक्स किससे संबंधित है? दंत चिकित्सा से संबंधित ये माना जाएगा। आज का क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से जीवों का कौन सा समूह पर्यावरण को स्वस्थ रखने में मदद करता है? यानी आपको बताना है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हेल्प इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन। देखिए आप लोगों ने क्या ये प्रश्न पढ़ा है, या बिल्कुल यूनिक प्रश्न आप लोगों के सामने आ रहा है कि आपको बताना है कि इनमें जो ऑप्शन दिए गए जैसे बैक्टीरिया कवक, यहाँ पर दिया है शैवाल और प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ और लाइकेन, और शैवाल और लाइकेन। आरआरसी ग्रुप डी का ये क्वेश्चन है और हाल फिलहाल एग्जाम में पूछा गया है, यूनिक प्रश्न है। तो दोस्तों पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में कौन करेंगे? अगर मैं आपसे बात करता हूं कि किसी भी प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हमें डिकम्पोज करना है, या फिर किसी ऐसे जीव का नाम सुना होगा कि जो मृत जीवों को डिकम्पोज करते हैं, यानी कि पर्यावरण को क्लीन करते हैं। अगर ये जीव नहीं होते तो ये पृथ्वी मृत जीवों से ही भर जाती। या जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको डिकम्पोज करने का काम कौन करते हैं? तो हम लोग पढ़ते हैं ये होते हैं अपघटक। ये होते हैं अपघटक यानी कि डीकंपोजर। क्या होंगे? डीकंपोजर। और डीकंपोजर में हम लोग किन दो जीवों का नाम लेते हैं? तो इसमें जो जीव आते हैं वो आते हैं बैक्टीरिया, और एक आ जाता है कवक। बैक्टीरिया और कवक को हम लोग डीकंपोजर के नाम से जानते हैं। सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा जीवाणु और कवक। वायरस को हम लोग यहाँ पर नहीं लेते हैं। लाइकेन की बात करें तो लाइकेन शैवाल और कवक का एक सहजीवी संबंध होता है जो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ शैवाल को हम शामिल नहीं करेंगे। बैक्टीरिया और कवक ये डीकंपोजर होते हैं, अपघटक की तरह इन्हें हम लोग यूज करते हैं, और ये चीजों को अपघटित करके अपघटित कर देते हैं और नष्ट कर देते हैं। तो ये वायुमंडल के लिए या पर्यावरण के लिए एक स्वच्छता या स्वच्छ रखने में भी ये मदद करते हैं। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग मूव कर लेते हैं। पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में आया हुआ प्रश्न है, और 2021 में मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन। सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? देखिए बायोलॉजिकल या फिर बॉटनिकल नेम को लेकर काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जितने भी जीव होते हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं मैं आपको यहाँ पर रिकॉल करवाऊंगा, पर बायोलॉजिकल नेम आप लोगों को पढ़ते रहना है। पर डे आप एक डाटा बना लो, पर डे एक आदत डाल लो कि 5 बायोलॉजिकल नेम आप लोग पढ़ोगे। 5 नहीं तो कम से कम 2 या 3 बायोलॉजिकल नेम पढ़ते चलो आज से, तो आपका एक हैबिट हो जाएगा कि पर डे हमें कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल नेम को पढ़ना है। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि गेहूं का वनस्पतिक नाम आपको बताना है, और इसमें पहला ऑप्शन देके रखा है ब्रेसिका कंप्रेजिट। अगर हम लोग ब्रेसिका कंप्रेजिट की बात करें तो ब्रेसिका कंप्रेजिट होता है मस्टर्ड यानी कि सरसों का बॉटनिकल नेम। सरसों का बॉटनिकल नेम होता है ब्रेसिका कंप्रेजिट। अगर यहाँ पर दिया जाए सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। और हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस अगर हम लोग बात करें तो चाइनीज रोज यानी कि गुलाब का बायोलॉजिकल नेम, गुलाब का ये बॉटनिकल नेम होता है। जो गुलाब होता है चाइनीज रोज, उसका ये वैज्ञानिक नाम होता है। अगर हम लोग बात करते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम की, तो ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है, गेहूं का या वीट का वैज्ञानिक नाम होता है, जो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास है जियामेज। जियामेज, और जियामेज जो नाम हो जाता है ये नाम हो जाता है मक्का का। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। तो मैंने आपसे कहा है कि सारे बॉटनिकल नेम और सारे जो जूलॉजिकल नेम है आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं और भी कई सारे प्लांट है, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो प्याज होता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है ना, लहसुन का वैज्ञानिक नाम क्या है, आपसे और भी कई सारे प्लांट पूछे जा सकते हैं। हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या है, लौंग का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ढेर सारे आप लोगों को। चलिए मुझे होमवर्क में आप कमेंट बॉक्स में जाकर इन चारों के नेम बता दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में आया हुआ प्रश्न है। सभी पीवाई के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो हम लोग सभी विटामिन को समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं विटामिन बी की, इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है, बेरी बेरी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। अगर हम लोग बात करते हैं विटामिन बी5 की, तो इसे हम लोग पेंटाथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। पेंटाथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं विटामिन बी5 को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। बी12 की बात करें तो साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन और साइनोकोबालामिन विटामिन के अंदर ही कोबाल्ट धातु आप लोगों को नाम के ही अंदर मिल रहा है। तो इसी विटामिन के अंदर कोबाल्ट धातु आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगी।
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से माना जाएगा। अगर हम लोग B3 की बात करें, देखिए बी के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। B1 को हम लोग थायमिन के नाम से जानेंगे, बी थायमिन के नाम से। B2 को हम लोग राइबोफ्लेविन एसिड के नाम से जानेंगे, राइबोफ्लेविक एसिड के नाम से जानेंगे। और अगर हम लोग B3 की बात करते हैं, चलिए तो B3 को मैं बता देता हूं कि B3 को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग कहेंगे B3, विटामिन B3। और जो B3 हो जाएगा ये हो जाएगा नियोसिन, नियोसिन या फिर निकोटिनेमाइड। आप इसे दो नाम से जान लें, निकोटिनेमाइड या नियोसिन। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। B5 पेंटाथेनिक हो जाता है, B6 पायरिडक्सिन हो जाता है, B7 बायोटिन हो जाता है, B9 या B11 भी आप लोगों को ध्यान रखना है, और B12 भी एक विटामिन होता है। तो B के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। B11 को हम लोग फोलिक एसिड बोलते हैं और B12 को साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग बी के ये कंपोनेंट माने जाते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब विटामिन B12 हो जाएगा। कोबाल्ट धातु पाई जाती है, इसे रेन वाटर विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। वर्षा के जल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला विटामिन होगा विटामिन B12। चलिए अब दोस्तों मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो ज्यादा प्रकाश की मात्रा में या ज्यादा तापमान या उष्मा देने पर जल्दी से नष्ट हो जाता है। अगर हम सब्जी के अंदर हम सब्जी को तेज उबाले या फिर खाने को हम ज्यादा देर तक गर्म करें तो खाने से इस विटामिन का पूर्णतः नष्ट हो जाना, मतलब प्रकाश तेज उष्मा में या फिर तेज प्रकाश में, आपको बताना है कौन सा विटामिन तेजी से नष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, केसिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है। केसिन इज अ प्रोटीन फाउंड इन आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो केसिन प्रोटीन सभी के बारे में सभी को पता होगा। मांस, गाजर, सोयाबीन और दूध यहाँ पर देके रखा है। अगर प्रोटीन का खाद्य पदार्थों में सबसे अच्छा स्रोत हम लोग देखें तो यहाँ सोयाबीन माना जाएगा। गाजर के अंदर आप लोगों को पता है कैरोटीन पाया जाता है। मांस भी प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माने जाते हैं। और दूध की अगर हम बात करें, चलिए तो मिल्क को हम लोग समझ लेते हैं। मिल्क से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि दूध का रंग सफेद क्यों होता है, तो दूध का रंग सफेद होता है केसिन प्रोटीन के कारण। दूध का रंग पीला किस वजह से होगा, तो दूध का रंग पीला होता है किस वजह से कारण, केराटिन प्रोटीन के कारण। केराटिन प्रोटीन के कारण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध में शर्करा कौन सी प्रेजेंट होती है, यानी कौन सी शुगर दूध के अंदर पाई जाती है, तो इसका नाम हो जाएगा लैक्टोज शर्करा। लैक्टोज शर्करा, और लैक्टोज शर्करा सबसे कम मीठी प्राकृतिक शर्करा मानी जाती है। सबसे कम मीठी या लोवेस्ट स्वीटेस्ट हम बोल देंगे कि सबसे कम मीठी जो प्राकृतिक शर्करा हो जाएगी लैक्टोज शुगर हो जाएगी। और सबसे अधिक स्वीटेस्ट अगर हम देखें नेचुरल शुगर में स्वीटेस्ट देखें तो वो हो जाती है फ्रक्टोज। अब अगर हम लोग बात करें तो दूध को जो दही में बदलने का काम होता है वो एक बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। इसका नाम मैं आपको बताने वाला हूं, लैक्टोबैसिलस बेसिलाई। लैक्टोबैसिलस बेसिलाई, लैक्टोबैसिलस बेसिलाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें आप नोट्स में बढ़िया तरीके से लिखते चले ताकि एग्जाम के टाइम पर इनका बढ़िया तरीके से रिवीजन भी हो जाए। अगर आपसे पूछा जाता है कि दही में कौन सा अम्ल होता है, तो दही में अम्ल होता है लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। अगर आपसे पूछा जाता है कि मक्खन में कौन सा एसिड होता है, तो मक्खन में एसिड होता है ब्यूटायरिक या ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटायरिक या फिर ब्यूटेरिक अम्ल। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी के क्वेश्चन है। और आपके लिए जो क्वेश्चन है कि दूध का पीएच मान कितना होता है, आपको बताना है दूध का पीएच मान कितना होता है। कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे जरूर इस बात का जवाब दें आप सभी। तो दोस्तों क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि जो मांस, गाजर और सोयाबीन और दूध है, इसमें जो कैसिन प्रोटीन है ये दूध में सफेद रंग का प्रमुख कारण होता है। आपको पता है हमारे अंदर जो रेनिन एंजाइम पाया जाता है, रेनिन एंजाइम पाया जाता है जो कहां से निकलता है, आमाशय से। ये क्या करता है, दूध की कैसिन प्रोटीन को हमारे दूध का पाचन करवाएगा। दूध के अंदर जो कैसिन प्रोटीन होती है इसे ये कन्वर्ट करता है कैल्शियम पैराकेसिनेट में, कैल्शियम पैराकेसिनेट के अंदर। तो कैल्शियम पैराकेसिनेट के अंदर इसे कन्वर्ट करेगा, कैल्शियम पैराकेसिनेट के अंदर ये कन्वर्ट कर देता है। क्या दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो इतने सारे जो यूनिक कंटेंट हैं, जो यूनिक डाटा है, मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन के थ्रू दिया है। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर दूध, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने कि एक्टिन और मायोसिन क्या है, आरआरबी जेई द्वारा पूछा गया प्रश्न है, यूनिक क्वेश्चन है। व्हाट आर मायोसिन एंड एक्टिन? दोस्तों हमारे शरीर के अंदर जो मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियों के अंदर दो प्रकार की प्रक्रिया होती है और इन दो प्रकार की प्रक्रिया को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन
यानी कि संकुचन व शिथिलन, रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम हमारी पेशियों के द्वारा किया जाता है और ये जो कार्य होता है ये एक्टिन और मायोसिन की वजह से होता है। तो हमारी पेशियों में कौन से दो प्रकार के प्रोटीन है जिनकी वजह से पेशियां कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है, यानी कि संकुचन और शिथिलन की अवस्था में आती है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा एक्टिन और मायोसिन के कारण। तो सही जवाब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि मायोसिन और एक्टिन क्या मांसपेशी प्रोटीन माने जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो प्रोटीन होता है वो होता है कोलेजन। कोलेजन आपको बताना है कि एक टर्म आप लोगों ने सुना होगा, रूबिस्को क्या है? तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे यह जवाब देना है रूबिस्को क्या है। हर एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं ताकि उसे आप लोग पढ़ते समय याद रख पाए हमेशा के लिए। रूबिस्को क्या है, रूबिस्को के बारे में आप लोगों को मुझे बताना है। और हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो प्रोटीन होगा वो कोलेजन प्रोटीन माना जाएगा। संकुचन शिथिलन में एक्टिन और मायोसिन का यहाँ पर बहुत ज्यादा रोल होता है जो तो आपको समझना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने कि श्वसन की निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? आप लोगों को बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी रिएक्शन रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। आरआरसी ग्रुप डी का एक क्वेश्चन है और 2022 मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि श्वसन के अंदर दो प्रकार की प्रक्रिया होती है। अगर हम लोग बात करते हैं एक प्रक्रिया की तो ये हो जाएगी एरोबिक रिस्पायरेशन यानी कि ऑक्सी श्वसन। इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? ऑक्सी श्वसन यानी कि एरोबिक रिस्पायरेशन, ऑक्सी श्वसन के नाम से। और एक प्रक्रिया होती है जिसे हम लोग कहेंगे अनाक्सी श्वसन के नाम से, इनएरोबिक रिस्पायरेशन। इनएरोबिक रिस्पायरेशन आप सभी जानते हैं कि यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी और यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी, यानी यहाँ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होता। दोस्तों ये वाली जो प्रक्रिया होती है कहाँ होती है? तो यह हमारी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। और ये प्रक्रिया हमारे अंदर साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव के अंदर होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर कंप्लीट होने वाली ये प्रक्रिया मानी जाती है। तो दोस्तों आप सभी लोग देख पा रहे हो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में अभिक्रिया होती है इसके अंदर होता क्या है? तो इसके अंदर जो हमारा ग्लूकोज होता है, यहां मैं लिख रहा हूं, इसके अंदर जो हमारा ग्लूकोज होता है वह ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का निर्माण करता है, यानी 6CO2 6H2O का निर्माण यहाँ पर होगा और साथ में यहाँ पर अपार मात्रा में ऊर्जा भी पैदा होती है। तो आपको बताना है कि जो श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वह ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाने पर होती है, जिसका अंतिम प्रोडक्ट आपको कार्बन डाइऑक्साइड और पानी देखने को जरूर मिलेगा। तो हम लोग हमारे ऑप्शन में देख लेते हैं कि ग्लूकोज का पायरुविक में रूपांतरण, ये ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया है और यह कोशिका द्रव में जो बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज जलता है वहां पायरुविक एसिड का रूपांतरण होता है। फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर डीकंपोजिशन ऑफ पायरुवेट इनटू CO2 एंड H2O एंड एनर्जी। आपको दिया है यहाँ पर कि पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में, देखिए मैंने आप लोगों को रिएक्शन से समझा दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का रूपांतरण और ऊर्जा में रूपांतरण ही इसका प्रमुख आंसर होने वाला है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी और डी भी रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी। तो दोस्तों आप सभी को यह भी पता होगा कि जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है उसके अंदर कुल 38 एटीपी जो है ऊर्जा का निर्माण हमारे अंदर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और इस प्रक्रिया को क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी सारी जानकारी आप लोगों को इस प्रश्न में क्लियर हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा बेरी-बेरी का एक लक्षण है? देखिए बेरी-बेरी रोग सभी को पता है कि बेरी-बेरी विटामिन बी की वजह से होता है, पर आपके सामने जो क्वेश्चन है ये काफी यूनिक क्वेश्चन है। यहां विटामिन बी नहीं पूछा गया, सिंपल प्रश्न नहीं बोल सकते आप इसे, यह आरआरसी ग्रुप डी में पूछा गया है। शिफ्ट मैंने आप लोगों को दे के रखी है। आपको बताना है कि बेरी-बेरी जब होगा तो उसका एक सिम्टम आप लोगों को नजर आएगा। ये सिम्टम क्या है? पहला ऑप्शन देखिए, अस्वस्थ त्वचा और सूजा हुआ उदर, यानी अनहेल्दी स्किन, और जो स्वेलन एब्डोमेन होता है या उदर होता है वो स्वेलिंग हो जाएगी। क्या इसका लक्षण है? अगला यहाँ पर देखे रखा है कमजोर दांत और मसूड़ों से खून आना। अगला कमजोर दृष्टि और आंशिक अंधता, या फिर कमजोर पेशियां और निम्न ऊर्जा। दोस्तों है ना यूनिक प्रश्न, और यूनिक प्रश्न ही मैं इस सेशन में लेकर आ रहा हूं। मेरा टारगेट ऐसे ही प्रश्नों को करवाना है।
ना कि केवल हम लोग पढ़ लेंगे कि जो बेरी होता है वह विटामिन बी की कमी से होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी देखने को मिलते हैं, पर इनका ज्यादा चांसेस नहीं होता डियर जब हम अच्छे लेवल की बातें करते हैं। चलिए पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो बेरी होता है वो विटामिन बी यानी कि थायमीन की कमी से होता है। थायमीन विटामिन की जब शरीर के अंदर लगातार कमी बनी रहती है तो इसके कुछ सिम्टम हम लोगों को नजर आते हैं। हमारे शरीर में काफी वीकनेस पैदा हो जाती है, जो हमारी मसल्स होती है वो काफी वीक हो जाती है, मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। तो मांसपेशियों में कमजोरी इसका एक प्रमुख लक्षण भी देखने को मिलता है। तो हम लोग एक तो कमजोर मांसपेशी, शरीर के अंदर सही से ऊर्जा का निर्माण भी नहीं हो पाता है। तो आप ऑप्शन नंबर डी देखिए यहाँ पर कमजोर पेशियां और निम्न ऊर्जा यानी कि वीक मसल्स एंड लो एनर्जी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। तो क्या दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एल्यूमिनियम की सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को बचाया जा सकता है, कहा जाता है, ताकि इससे जंग से बचाया जाए। देखिए आरआरबी एनटीपीसी, अगर आपने अभी तक मेरे टॉपिक वाइज केमिस्ट्री के वीडियोस नहीं देखे हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर को काफी अच्छे से समझूं, तो मैंने हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिनका प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों को बना दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके इन्हें देख सकते हैं, काफी फायदा होगा। हर एक चैप्टर से मैंने टॉप 100 क्वेश्चन निकाले हैं और इन्हीं 100 क्वेश्चन से आप ये क्वेश्चन मैच कर सकते हैं कि जो पिछले एग्जाम से हैं उनसे बाहर एक भी प्रश्न देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो आने वाले एग्जाम में भी उन 100 प्रश्न से एक भी प्रश्न देखने को बाहर नहीं मिलेगा, ये मैं दावा कर रहा हूँ। दोस्तों ये प्रश्न हूबहू मैंने आप लोगों को करवाया है वहां पर, और देख लीजिए ये तो 2021 में पूछा भी गया था। तो आपको पता है कि अगर हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जंग लगा रहा है, यानी कि एक मोटी परत बना रहा है, और यूनिक मैटर ये है कि ये एल्यूमिनियम की जो मोटी परत होती है ऑक्साइड की, यही एल्यूमिनियम को जंग लगाने से बचाती है। यानी कि इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं एनोडिफिकेशन, यानी कि एनोडीकरण की प्रक्रिया। तो यहाँ पर हम लोग एनोडीकरण देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखे रखा है, या एनोडाइजेशन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ पर दिया है यशत लेपन, यशत लेपन, या फिर आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा गैल्वेनीकरण का। और गैल्वेनीकरण में क्या होता है दोस्तों? तो गैल्वेनीकरण में हम लोग आयरन पर जस्ते की परत चढ़ाते हैं। आयरन पर जस्ते की क्या चढ़ाते हैं? परत चढ़ाते हैं। और आयरन पर जस्ते की परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण, या फिर इसे रेलवे ने यशत लेपन के नाम से बार बार पूछा है। तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना है इस प्रश्न को। तो दोस्तों एल्यूमिनियम ऐसी मेटल मानी जाएगी जो अपने आप का ऑक्साइड बनाने के बाद में इसे जंग से बचाने में हेल्प करती है। यानी कि इसमें जंग लगेगी, फिर इसकी एक ऑक्साइड की मोटी परत बनेगी, फिर ये अपने आप को वहां से जंग से बचाएगी। क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सेशन को आज लाइक कर दीजिएगा, अगर आपकी इच्छा होती है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एनोडीकरण मैंने आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा दिया है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी धातु समूह इतना मृदु होता है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है और इनका घनत्व कम और गलनांक निम्न होता है। यानी कि डेंसिटी भी लो होगी, यानी कि अगर इन्हें हम किसी द्रव के अंदर डालेंगे तो ये द्रव में तैरते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट अगर देखें वो भी लो होता है। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आए हैं, आप देख लो। सीबीटी 2 का ये क्वेश्चन है। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए ये सेशन लेकर आया। अगर हम चाहते हैं तो आज का सेशन भी क्लोज कर सकते थे, बट नहीं, आज हम जैसे तैसे इस सेशन को कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने, जल्दी से मुझे जवाब दीजिएगा। सीबीटी 2 का ये क्वेश्चन है कि चाकू से काटा जा सके और जिसका घनत्व कम हो और गलनांक निम्न हो, तो इस धातुओं का समूह आपको बताना। देखिए कोई एक मेटल नहीं है, यहाँ पर मेटल का ग्रुप देके रखा है। तो पहला ग्रुप हम पढ़ लेते हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। देखिए इनमें से कोई भी ऐसी धातु नहीं है जिसमें इस प्रकार का कोई गुण आपको देखने को मिले। बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जर्मेनियम, गैलियम, गैलियम लो मेल्टिंग पॉइंट है, पर जर्मेनियम यहां पर नहीं आता, इंडियम अलग हो जाएगा। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। चलिए ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों को दिखाई दे रहा है। देखिए आप सभी ने देखा होगा कि सोडियम में पोटेशियम को हमेशा हम केरोसिन में डालते हैं, केरोसिन में रखते हैं,
और केरोसिन में रखे जाने की वजह क्योंकि ऑक्सीजन से ही ऑक्साइड बनाएगी और ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देती है, यहाँ से हीट रिलीज करती है। तो दोस्तों हम लोग आप लोगों को ये भी पढ़ाया होगा कि जो सोडियम और पोटेशियम है इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है और ये एक लो मेल्टिंग पॉइंट और लो जो डेंसिटी है उसका मेटल माना जाता है। और इसी के साथ लिथियम को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये इतनी सॉफ्ट होती है कि इनको चाकू से हम लोग आसानी से काट सकते हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। अगर हम लोग सोडियम का सिंबल देखें तो Na होगा, पोटेशियम का हो जाएगा K और लिथियम का हो जाएगा Li। देखिए सिंबल जैसे क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, अब इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आप लोगों के सामने है। दोस्तों अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है, 2022 हाल फिलहाल में ही पूछा गया है। स्टेटमेंट मैंने आपसे हमेशा कहा है कि थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ाइए ताकि स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाओ। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं बनेंगे स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। दोस्तों देखिए यहाँ का पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो आपको बताना है कि स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया है कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के अंतरण से बनने वाले यौगिक को क्या विद्युत संयोजी यौगिक कहेंगे। और विद्युत संयोजी यौगिक यानी मैंने आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर पढ़ाया है आयनिक यौगिक। और आयनिक यौगिक का मतलब होता क्या है, और आयनिक यौगिक में यही होता है कि एक मेटल होती है जो नॉन मेटल से क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों का अंतरण करती है, यानी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करती है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? आप कहोगे सर बिल्कुल, हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल इस क्वेश्चन को पढ़ा है कि आयनिक यौगिक में मेटल और नॉन मेटल ऐसे ही होते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ लेते हैं। विद्युत संयोजी यौगिक यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। देखिए आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड सामान्यतः जल में विलयी होते हैं। आप सभी को मैंने बताया था सभी आयनिक यौगिक जैसे नमक आप लोग ले लीजिए अगर समझना है तो नमक जल के अंदर आसानी से घुल सकता है पर कार्बनिक यौगिक में यह घुल नहीं सकता। ये सॉलिड फॉर्म में विद्युत और उष्मा के कुचालक होंगे, पर जैसे ही जल में घुले जाए ये आयनों का निर्माण करते हैं और वहां ये विद्युत धारा को सुचालन करते हैं। तो आप लोगों को ये सारी बातें याद आ रही होगी आज, और ऐसे ही प्रश्न देखिए आप एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों यहाँ विद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः जल में विलयी होते हैं और मिट्टी के तेल, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलय होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में अविलय। तो हमारे हिसाब से इस दिए गए ऑप्शन के दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल करेक्ट होंगे। तो हम लोग यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो पढ़ लेते हैं। कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है, दोनों कथन सत्य है। तो दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो सही क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी में ये पूछा गया है। दोस्तों ऐसे ही यूनिक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को ये सेशन ज्वाइन करना है, सेशन को लाइक जरूर करना है और शेयर भी दोस्तों के साथ जरूर करें। चलिए, तो आयनिक यौगिक से काफी अच्छा प्रश्न एग्जाम में आया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का क्वेश्चन है, पीतल मिश्रण है। अब आप सभी जानते हैं कि सर बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछ लिया गया। पीतल तो जिंक और तांबा और जिंक का मिश्रण है। जरा आप चारों ऑप्शन पर नजर डाल लीजिए कि चारों ऑप्शन में आपको जिंक और तांबा, जिंक और तांबा, जिंक और तांबा और जिंक और तांबा ही देखने को मिलेगा। देखिए मेरा मकसद, मेरा मोटिव ये है कि आप लोगों को यहां से थोड़ा कुछ समझ में आ जाए कि हमें क्वेश्चन पढ़ना किस लेवल के हैं। आप अगर ये पढ़ के जा रहे हैं कि जो तांबा है, तांबा और जिंक मिलकर पीतल बनाता है, अगर कॉपर और जिंक अगर मिलकर हम पीतल का निर्माण कर ले, बस ये सफिशिएंट है, तो डियर ये सफिशिएंट नहीं है। यहाँ परसेंट वैल्यू भी देके रखी है जो आप लोगों को पढ़ना होती है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देके रखा है क्या जिंक इसमें 80% और तांबा 20% होता है। जिंक 20%, तांबा 80% होता है। जिंक 20% और तांबा 30% होता है, या जिंक 30% या तांबा 70% होता है। तो आप लोगों को बताना है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ जो कॉपर होता है, ध्यान रखना 65 से 70% होगा, और जो जिंक होता है वो लगभग 25 से 30% होता है। तो आप ऑप्शन मैच कीजिए, कॉपर 70%। कॉपर 70% अगर हम बात करें तो ये 80% 20% नहीं है, ज्यादा हो जाएगा। तांबा 70% और जिंक 30%, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों बहुत ही यूनिक क्वेश्चन था, आप लोगों को बताना है। ऐसे ही एक धातु और पूछी जाती है, कांसा। और कांसा किससे बना होता है, तो यह तांबा और टीन से बना होता है, यानी कॉपर और टीन। टीन का मतलब हो जाएगा Sn।
और आपको मुझे बताना है कि इसमें कॉपर कितना परसेंट है और टीन कितना परसेंट है। अब अगर आप थोड़ा समझदारी दिखाओगे तो आपको अब जब भी मिश्र धातु पढ़ना है तो आप लोगों को मेटल नॉन मेटल के इस तरीके से परसेंट भी पढ़ना है, ताकि देखो कुछ यूनिक क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर रेशियो पूछा जाता है मेटल नॉन मेटल का, तो आप लोगों को पढ़ लेना है इसको। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए हम लोगों ने डी ऑप्शन देख लिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विघटित नहीं किया जा सकता, तो आपको यहां बताना है कि a substance which cannot be decomposed into simple substance through a chemical reaction is called। आरआरबी जेई का ये प्रश्न है। चलिए इसका आंसर मैं आपको देता हूं। देखिए तोड़ किसे सकते हैं या फिर हम डिकम्पोज किसे कर सकते हैं, जिनमें बहुत सारे तत्वों का समूह हो। अगर हम बात करें कि अगर हम लोग H2O की बात करें, NaCl की बात करें, तो ये सभी यौगिक है, ये यौगिक है और यौगिकों को आसानी से तोड़ने के बाद में हम लोग ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, Na और Cl, जैसे अगर हम लोग इन्हें पानी में घोलेंगे तो यहाँ Na+ और Cl- आयन हो जाएगा। पर अगर मैं बात करूं ये सभी लोग ये बने किससे हैं, तो ये बने हैं तत्वों से। और तत्व किसी पदार्थ का सबसे सरलतम रूप माना जाता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। किसी पदार्थ का सबसे सरलतम रूप, और सरलतम रूप का मतलब हो जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, यानी इसे और ज्यादा फॉर्म में और छोटे रूप में हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते। ये किसी भी रासायनिक दृष्टिकोण के आधार पर पदार्थ की सबसे अंतिम अवस्था तत्व मानी जाती है। तत्वों के नाम आपने पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल में कुल 118 तत्व हम लोग पढ़ते हैं, जिनकी काफी सारी जानकारी 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आप इनके प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। आवर्त सारणी, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, मैंने आप लोगों से हमेशा बोला है। तो दोस्तों मुझे बताओ किसे हम लोग विघटित नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर ए, एलिमेंट को विघटित नहीं कर सकते। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तत्व की खोज बर्जिलियस के द्वारा की गई थी। चलिए क्वेश्चन यहाँ आपके सामने एक टेबल यहाँ पर आप लोगों को दे के रखी है, बताना है कि इनमें से मिलाइए, मैच द फॉलोइंग। आरआरसी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 2022 इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं और शिफ्ट भी मैच कर सकते हैं कि ये इसी शिफ्ट का प्रश्न है और किस शिफ्ट में पूछा गया, मैंने वो भी डाला है। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, हूबहू क्वेश्चन कॉपी हुआ था। यहाँ पर आपको कुछ पदार्थ दे के रखे और इन पदार्थों का पीएच वैल्यू भी दे के रखा है। पहला पदार्थ यहाँ पर नींबू का रस है, आपको मैच करना है कि इसमें से नींबू का रस क्या है, और आपके सामने कुछ ऑप्शन दे के रखे, थोड़ा सा स्मॉल मैंने इसका लेटर कर दिया है, तो चलिए आप लोग इसको जूम करके थोड़ा देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये आपका सेकंड का बी, थर्ड का सी, यानी फर्स्ट का अगर आप देखोगे तो फर्स्ट का आ जाएगा यहाँ पर ए का बी, बी का थर्ड, सी का फोर्थ आ जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को देखना है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले जो नींबू का रस होता है इसका पीएच वैल्यू कितना होता है। चलिए मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। आप मुझे बताइए नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। तो 14 तो नहीं होगा क्योंकि एसिडिक नेचर होगा। अब एसिडिक नेचर होगा तो ये लगभग, क्योंकि नींबू के रस का जो पीएच वैल्यू होता है लगभग 2.2 के अप्रोक्स होता है, लगभग 2.2 के अप्रोक्स। यानी हम लोग बात करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये पहले का सी, पहले का सी हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो हमारा फर्स्ट का सी यहां भी देके रखा है डियर। आप यहां से ऑप्शन रिमूव करते चले। ऑप्शन रिमूव करना एक बेस्ट तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन को इजी तरीके से बनाने का। अगला देखिए आप लोग अगला देखिए जठर रस, यानी कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है। तो इसका पीएच वैल्यू डियर इसके सामने ही देके रखा है 1.2, यानी कि इसका हो जाएगा बी, सेकंड का हो जाएगा बी। तो सेकंड का ऑप्शन बी यहां भी देके रखा है। सेकंड का बी अगर हम लोग बात करें, सेकंड का बी अगर हम लोग देखें, चलिए तो सेकंड का बी यहां भी देके रखा है, आप ध्यान से देखिएगा। सेकंड का भी यहां भी देके रखा है और सेकंड का भी यहां भी देके रखा है। तो तीनों ऑप्शन यहां से नहीं हटाए जा सकते। अगला देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो हम लोग एसिडिटी के वक्त लेते हैं एंटासिड के रूप में, ताकि एसिडिटी को कम कर सके। यानी इसका नेचर होगा बेस, और बेस हमेशा 7 के ऊपर होते हैं, और 7 के ऊपर होते हैं। यहाँ पर दो वैल्यू 7 के ऊपर है, 14 और 10। तो डियर स्टूडेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल सार होता है जिसका पीएच वैल्यू होता है 14। तो यहाँ पर फोर्थ का हो जाएगा डी और थर्ड का हो जाएगा सी। तो थर्ड का हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग थर्ड पर लेंगे डी वाले ऑप्शन को। किसको लेंगे? डी वाले ऑप्शन को। तो थर्ड पर डी कहाँ आ रहा है? थर्ड पर ए आ रहा है, थर्ड पर ए आ रहा है। अब आप ऑप्शन हटाइए, थर्ड पर यहाँ पर ए आ रहा है और थर्ड पर यहाँ पर सी आ रहा है, दोनों हट गए। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है बी। तो दोस्तों क्या यूनिक क्वेश्चन था। इस तरीके से देखिए, अगर पीएच वैल्यू नहीं पूछा जाता है, वन लाइन फैक्ट के वैल्यू होते हैं,
तो इस तरीके से टेबल बना दी जाती है एग्जाम के द्वारा और बोर्ड इसे इस तरीके से पूछता है। तो बिल्कुल आप लोगों को तैयार रहना है सभी प्रकार के प्रश्नों के लिए। तो यहाँ से एक जानकारी और आपको मिली कि आप लोगों को सभी के पीएच वैल्यू पता होने ही चाहिए और सभी के पीएच वैल्यू पता होंगे तभी आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो जाता है 14, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का हो जाता है 10, जठर रस का हो जाता है 1.2, इसके सामने ही दिया है, और नींबू के रस का हो जाता है 2.2। सही जवाब हो जाएगा आपका बी, फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, थर्ड का डी और फोर्थ का ए। क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। अब बनाइए इस प्रश्न को आप। सार्वत्रिक सूचक से परीक्षण करने पर 5 विलियन ए बी सी डी और ई के पीएच मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त हुए। आपको यहां पर दिया है रेस्पेक्टिवली ए का जो वैल्यू है वो 4 है, बी का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू 11 है और डी का वैल्यू 7 है और ई का वैल्यू 9 है। पीएच वैल्यू है, आप सभी को ये पता होगा कि जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है वह अम्ल होगा, और जो अम्ल होते हैं ये H+ आयन देते हैं। जितना कम उतना प्रबल H+ आयन देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर जिसका पीएच वैल्यू बराबर 7 होगा, 7 के बराबर होगा, वो क्या होगा, वह होगा उदासीन। और जो 7 से ऊपर होते हैं, 7 से ऊपर होते हैं, वो होते हैं क्षार। तो जितने ज्यादा 7 से दूर होंगे उतने ये बेस नेचर के दिखाएंगे। तो दोस्तों मुझे बताइए कि 7 से कम अम्ल, तो हम लोग देख रहे हैं यहां पर, चलिए वैल्यू में लिख लेता हूं, ए बी सी डी और ई, मेरे पास ये वैल्यू है, 5 विलियन है। ए का मेरे पास देके रखा है 4, बी का 1 है, सी का 11 है, डी का 7 है और ई का 9 है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना बने। अब आपको बताना है कि इन विलयनों के लिए H+ आयन सांद्रता के बढ़ते क्रम में पीएच मान क्या होंगे। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनका H+ आयन का कंसेंट्रेशन बताना है बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में H+ आयन का मतलब है कि कौन प्रबल अम्ल होगा। तो मुझे बताओ, जिसका पीएच वैल्यू 1 है ये सबसे प्रबल नहीं होगा, ये सबसे प्रबल होगा क्योंकि H+ आयन सबसे ज्यादा देखे। तो आपको केवल ऑप्शन हटाना है सबसे बड़ा, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ता क्रम। तो बढ़ते में सबसे आखिरी में बी आएगा, तो बी यहां है, यहां है, यहां है, यहां नहीं है। एक ऑप्शन से छुटकारा हमें मिल गया। चलिए धीरे धीरे ऑप्शन हटते चले जाएंगे। इसके बाद नंबर आता है यहां पर 4 का, बी के बाद ए देखेंगे, बी के बाद ए भी यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। तो हमारा यहां ऑप्शन तो मैच होगा ही नहीं। इसके बाद हम देखेंगे 4 के बाद हम जाते हैं 7 पर। देखिए 1 का H+ देने का मान ज्यादा होता है, 4 का थोड़ा कम होता है, 7 का और थोड़ा कम होता है। तो हम लोग ए के बाद में डी को देख रहे हैं। ए के बाद डी कहां आ रहा है, ए के बाद ई आ रहा है, ये ऑप्शन हट गया। ए के बाद डी आ रहा है, ए के बाद ई आ रहा है। चलिए सही जवाब आप लोगों को मिल चुका है, सही जवाब मिल चुका है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले बी, फिर ए, फिर डी, फिर ई और सबसे पहले सी। तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आप लोगों को क्या है क्वेश्चन समझ में आया, एक बार फिर से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और एग्जाम का क्वेश्चन है तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये 22/8/2022 को आया हुआ आफ्टरनून शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है ग्रुप डी में। इस प्रकार के एसिड और बेस से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अपने कॉन्सेप्ट बनाइए, रटने से कुछ नहीं होगा। कॉन्सेप्ट जरूरी है एग्जाम में, नहीं तो ये वाले प्रश्न हमसे किसी से नहीं बनेंगे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आर वीक एसिड। वीक एसिड बताना है। चलिए अलग अलग यहां पर दिए, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। HCl, CH3COOH एसिडिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। आपको बताना है यहाँ कौन रहेगा। कार्बोनिक एसिड, यहाँ सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दुर्बल अम्ल बताना है जो थोड़ा कम H+ आयन देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं यहाँ से ऑप्शन पहले निकाल लेता हूँ कि यहाँ जो एसिटिक एसिड है एक प्रकार का दुर्बल अम्ल होता है। एसिटिक एसिड दुर्बल अम्ल, तो एसिटिक एसिड हम लोगों को एक यहाँ दिख रहा है, पर इसके साथ H2SO4 HNO3 ये प्रबल अम्ल है, तो एक्वारेसिया बनाते, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। CH3 ये भी हट जाएगा और यहाँ H2SO4 HCl ये भी हट जाएगा। सही जवाब हो जाएगा हमारा। देखिए इस प्रकार थोड़ा सा कुछ यूनिक तरीका आप लोगों के पास होना चाहिए ऑप्शन रिमूव करने का। CH3COOH
एसिडिक एसिड एक वीक एसिड होता है और इसके साथ आप लोगों ने कार्बोनिक एसिड को भी रखा, और कार्बोनिक एसिड घास के पत्तों वगैरह में पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 17, काम करने की क्षमता, फिजिक्स का क्वेश्चन है। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, यानी व्हाट इज द एबिलिटी टू डू वर्क कॉल्ड, क्या कहा जाएगा, कार्य करने की क्षमता। एग्जाम में अगर पूछा जाए काम करने की क्षमता, तो काम करने की जो क्षमता होती है उसका नाम हो जाता है ऊर्जा। क्या हो जाएगा, ऊर्जा। और अगर पूछा जाए काम करने की दर, कार्य करने की दर, तो ये हो जाती है शक्ति। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ऊर्जा। ऊर्जा का ऐसा यूनिट जूल होता है। ऊर्जा का एक फॉर्मूला जो आप लोगों को पता होना चाहिए वो है शक्ति गुणा समय। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ ही रहे हैं। और शक्ति आपको पता है कि शक्ति बराबर क्या होता है, तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। बार बार ये प्रश्न आ रहे हैं, तो इतने में आप लोगों को लर्न हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न माना जाएगा। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं इनकी इकाइयों की, तो जूल हो जाएगा एसआई यूनिट, यहाँ भी एसआई यूनिट शक्ति का हो जाएगा वॉट, आप लोग यहाँ पर वॉट लिख लें, है ना। और दाब का एसआई यूनिट हो जाएगा पास्कल, और बल का एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन। सभी के एसआई यूनिट रिकॉल होते रहने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। आपको बताना है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है। क्या विद्युत हीटर, विद्युत पंखा, हेयर ड्रायर या विद्युत सेल। दोस्तों, आप लोगों ने जितने भी ऊर्जा रूपांतरण के उपकरण है ना, ये पढ़ लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम ये करते हैं इलेक्ट्रिक सेल, यानी कि इलेक्ट्रिक जो सेल होंगे ये क्या करते हैं। अगर हम हीटर की बात करें तो हीटर क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, उष्मा ऊर्जा में, हीट एनर्जी में, उष्मा ऊर्जा में। वही अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पंखे की बात करें तो पंखा जो होगा ये क्या करेगा, तो ये पंखा क्या करता है, तो ये भी विद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है यांत्रिक ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी में, यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए, ऑप्शन नंबर 3 आपको मुझे बता देना है होमवर्क में। हेयर ड्रायर, आपको हेयर ड्रायर करते हुए देखने को मिला होगा। तो ये जो हेयर ड्रायर होता है ये किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो दोस्तों, सही जवाब यहाँ पर विद्युत सेल हो जाएगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर मैं इसका रिवर्स कर देता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, तो यहाँ पर हम लोग जब बैटरियों के अंदर एनर्जी को चार्ज करते हैं, स्टोर करते हैं, तो इलेक्ट्रिक सेल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा। कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या हो। देखिए, तो अगर हम लोग कार्य की बात करें तो कार्य क्या होता है, तो कार्य बराबर हो जाता है बल गुणा विस्थापन, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस, आप लोगों ने पढ़ा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर बल लगा रहे हैं तो विस्थापन होना जरूरी है। अगर विस्थापन ही 0 है तो कितना ही न्यूटन बल लगा दीजिए, वर्क का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो अगर उस वस्तु का विस्थापन 0 होगा, शून्य होगा, नेगेटिव पॉजिटिव हम लोगों को नहीं देखना है, इंडिफरेंट नहीं देखना है, 0 होगा, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न जो आपके होमवर्क के लिए होने वाला है। चलिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है। यानी अगर खींचा हुआ कोई धनुष है, उससे तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि खींचे हुए धनुष में स्थितिज ऊर्जा है, वह किस में बदल जाती है। आपका ऑप्शन है केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा या फिर ताप ऊर्जा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जाकर लिखना है। सेशन को लाइक कर दीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग इतना ही पढ़े दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करते रहे। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। अब नोट्स जरूर बनाएं ताकि एग्जाम के टाइम पे आप लोगों को रिवीजन करने में मदद मिले। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।